नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकवादी हमले से लग रही है इमरान सरकार की साख को सेंध, पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी भूचाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के खिलाफ नेपाल की जनता ने शुरू की बगावत, ड्रैगन के विरोध में सड़कों पर उतरे नेपाली, देश के आंतरिक मामलों में दखल से है खफा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति बाइडेन ने दी रूस को जवाबी हमले की चेतावनी, 27 रूसी राजनयिकों को अमेरिका से निकाला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अन्न संकट झेल रहे अफगानिस्तान की मदद करेगा भारत, पाकिस्तान के रास्ते फरवरी में भेजेगा गेहूं। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि समाजवादी पार्टी के आधे प्रत्याशी जेल से लड़ रहे हैं और आधे बेल पर लड़ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा का भाजपा पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आतंकवादी हमलों से लग रही है इमरान खान सरकार की साख में सेंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में हुए भयानक दहशतगर्द हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है और इस हमले ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार की शासन क्षमता पर नए सिरे से गंभीर सवाल उठा दिए हैं। सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रणनीति अपनाने में नाकाम रहने के इल्जाम लग रहे हैं और इस हमले की खबर उसी रोज आई जिस दिन पाकिस्तान के गृह मंत्री ने चेतावनी दी कि देश में अगले 2 महीने में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उधर इमरान खान सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अभी भी अफगानिस्तान की जमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के खिलाफ नेपाल की जनता ने की बगावत, ड्रैगन के विरोध में सड़कों पर उतरे नेपाली, देश के आंतरिक मामलों में दखल से हैं खफा। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ नेपाल के लोगों ने आवाज उठाई है। आपको बता दें कि चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि चीन ने अब नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल देना शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में नेपाल की जनता ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को नेपाल के सियासी तबकों से लेकर आम लोगों तक ने चीन के खिलाफ देश के नागरिक समाज ने नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप और उत्तरी सीमा के इलाके में अतिक्रमण को लेकर नेपाल के राष्ट्रीय एकता अभियान ने विराटनगर, मोरंग और खबरहूब में प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर आए थे। इसके बाद से चीन नेपाल के राजनीतिक और सरकारी एजेंडे को निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां चीन एक निश्चित प्रकार का लाभ उठाता है। वहीं अब चीन की हरकतों के बाद बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय एकता अभियान के सदस्यों ने महेंद्र चौक से विराटनगर के भट्टा चौक तक मार्च निकाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी रूस को जवाबी हमले की चेतावनी, 27 रूसी राजनयिकों को अमेरिका से निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, रूस की यूक्रेन के संबंध में नाटो देशों की दी गई शर्तें ठुकराने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करके उनके देश की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बाइडेन ने कहा कि यदि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो अमेरिका इसका जवाब देने को तैयार है। इससे पहले बाइडेन ने रूस के 27 राजनयिकों को अमेरिका से निकालने की घोषणा की। अमेरिका ने 27 रूसी राजनयिकों को निकालने की कार्रवाई रूस की शर्तें ठुकराने के तुरंत बाद की। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय सुरक्षा पर समन्वित राजनयिक प्रयासों के बारे में चर्चा की और यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कुछ भी नहीं के सिद्धांत को रेखांकित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अन्न संकट झेल रहे अफगानिस्तान की मदद करेगा भारत, पाकिस्तान के रास्ते फरवरी में भेजेगा गेहूं। जी हाँ दोस्तों, अन्न का संकट झेल रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत पाकिस्तान के रास्ते फरवरी के महीने में गेहूं की खेप की आपूर्ति की शुरुआत कर सकता है। मीडिया में शनिवार को आई खबर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ने महीनों की चर्चा के बाद अफगानिस्तान के लिए गेहूं की आपूर्ति के तौर तरीके पर सहमति
व्यक्त की है। अफगानिस्तान में सामने आ रहे मानवीय संकट से निपटने के लिए अफगानिस्तान को भारत अबाधित मानवीय सहायता प्रदान करने की वकालत करता रहा है और वो पाकिस्तान के रास्ते सड़क परिवहन के जरिए 50,000 टन गेहूं और दवाएं अफगानिस्तान भेजने की पहले की ही घोषणा कर चुका है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद मानवीय हालात बिगड़ने पर पाकिस्तान ने पिछले साल भारत को अपने भूमि मार्ग का उपयोग करके 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने की अनुमति दी थी। कूटनीतिक सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को बताया कि गेहूं भेजने का काम फरवरी में शुरू होगा। निर्धारित तौर तरीकों के अनुसार भारत को पहली खेप के 30 दिनों के भीतर गेहूं की कुल मात्रा का परिवहन करना है। दोनों देशों ने अपने तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद अफगानिस्तान को लेकर सहयोग करने का फैसला किया। तौर तरीकों पर सहमत होने के लिए दोनों पक्षों में कई हफ्तों तक चर्चा हुई। शुरू में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपने ट्रकों में मानवीय सहायता का सामान काबुल तक पहुंचाना चाहता था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जेल से लड़ रहे हैं और आधे से ज्यादा बेल पर लड़ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा का समाजवादी पार्टी पर आरोप। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने में जुटे हैं। यूपी चुनाव के इसी क्रम में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इटावा में प्रभावी मतदाता संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि अकेली भाजपा ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो विचारों के आधार पर चलती है। बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद, वंशवाद की पार्टियां हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ऐसा दल है जो ये दम के साथ कह सकती है जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कह सकती है। उन्होंने कहा था विकास करेंगे लेकिन लाए माफिया राज, कहा था कि हम कानून व्यवस्था सुधारेंगे लेकिन रेत माफिया, खनन माफिया और आतंकियों को समर्थन किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चीन का गुप्त दुष्प्रचार अभियान दिन पर दिन हो रहा है तेज। 2 करोड़ से अधिक लोगों की बनाई स्वयंसेवी इंटरनेट सेना। जी हाँ दोस्तों, चीन का दुष्प्रचार अभियान किसी से छिपा नहीं है और अपनी छवि चमकाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी किस तरह का अभियान चला सकती है, ये बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक से पहले चीन का गुप्त दुष्प्रचार अभियान दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। उसने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्वयंसेवी इंटरनेट सेना बनाई है और विदेशी ब्लॉगर्स की भर्ती की है। और डिप्लोमेट मैगजीन में एक रिपोर्ट में सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना के अध्यक्ष जियान अली यांग और निक मोनाको ने चेताया है कि वर्ष 2022 चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कठिन वर्ष साबित होने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के चेक पोस्ट पर बड़ा आतंकी हमला, 10 जवानों की इसमें हो गई है मौत, 3 आतंकी हो गए हैं गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से जारी बयान के अनुसार 25 से 26 जनवरी की रात आतंकियों ने यह हमला किया था। बयान में कहा गया है कि इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई और गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया जबकि 10 जवान शहीद हो गए और इस हमले में कई आतंकी घायल भी हुए हैं। बयान में आगे बताया गया कि 3 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। आतंकियों को खोजने के लिए अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने ISPR के बयान के हवाले से कहा कि सशस्त्र बल हमारी धरती से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के 10 जवानों की हो चुकी है मौत और 3 आतंकवादी भी हो गए हैं इसके लिए गिरफ्तार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के तालिबान को ओपन चैलेंज, सीमा पर लगाकर रहेंगे बाढ़, जिसके बाद पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती में आई दरार, भीषण युद्ध संभव। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की मदद से काबुल पर कब्जा किया। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाके के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़े, लेकिन अब तालिबान का पाकिस्तानी सेना के साथ विवाद चल रहा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विवाद की जड़ है अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर लगने वाली बाढ़, जिसे लेकर पाकिस्तानी सेना ने साफ कर दिया है कि बाढ़ लगाने का काम किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं, क्योंकि इस काम में पाकिस्तान के शहीदों का खून शामिल है। पाकिस्तान हुकूमत ने जिस आतंकवाद को फलने फूलने दिया, अब उसे उसी से डर लग रहा है। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के जाने के बाद पाकिस्तान भी सीमा पार आतंकवाद से डरा
डरा हुआ है और इसीलिए दुरंत लाइन पर बाड़ लगाने का काम वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, लेकिन तालिबान इसका विरोध कर रहा है और कई बार पाकिस्तान बाड़ को तोड़ भी चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध नहीं चाहते लेकिन हितों पर कुठाराघात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अमेरिका से वार्ता जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने शुक्रवार को साफ तौर पर कहा कि वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने सुरक्षा प्रस्ताव पर ठोस आश्वासन चाहता है। इसके लिए 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हो सकती है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर वार्ता की और उन्हें भरोसा दिया कि रूस का हमला होने की स्थिति में उसे नाटो की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अमेरिका पूरा सहयोग देगा। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने रेडियो चैनल से वार्ता में कहा कि जहां तक रूस की सोच का ख्याल है तो हम यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते कि हमारे हितों पर निर्ममता से आघात हो और उनकी अनदेखी की जाए। हम सुरक्षा प्रस्ताव के जरिए उन्हीं पर चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दक्षिणी राज्यों में कोविड की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने के दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने ई संजीवनी, टेली कंसल्टेशन और मॉनिटरिंग, होम आइसोलेशन और आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया। समाचार एजेंसी के मुताबिक ऐसे राज्य जहां टेस्टिंग कम है उनके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए और इस दौरान विभाग के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग में तेजी लाने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया और ऐसे राज्य जहां टेस्टिंग कम है उन्हें आरटीपीसीआर के जरिए परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेलीकॉप्टर रोके जाने के आरोप के बाद केशव प्रसाद मौर्य का तंज, सफाई जाने के लिए तैयार रहे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण नजदीक आता जा रहा है और आपको बता दें कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोके जाने को लेकर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बाद यूपी के डिप्टी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने साल 2014 में ही सपा को रोकने का फैसला कर लिया था जो आज तक कायम है। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी नौटंकी बंद करें और 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद 11 मार्च को वो सफाई जाने की तैयारी कर लें। दरअसल दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि 4 घंटे में नहीं सिर्फ 40 मिनट में मेरठ पहुंचाने वाला सड़क तैयार है। बता दें कि अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में ही रोक लिया गया था और इस बात पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने नाराजगी जताई थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना कोई कारण बताए रोक रखा गया और वहीं उनके इस आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य हमलावर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव पर बरसे जगत प्रकाश नड्डा, कहा चुनाव के वक्त नए वादे करती है समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया और अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। नड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी काम के आधार पर वोट मांगने कभी नहीं आए, वो तो हर बार चुनाव में नए वादे करती है और आगे बढ़ जाती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे बढ़ती है। नड्डा ने शुक्रवार को यहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी 2017 में काम के आधार पर वोट मांगने आई थी। उन्होंने कहा कि हर बार सपा चुनाव के वक्त नए वादे करके आती है और बाद में आगे बढ़ जाती है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाया है कि हमारी पार्टी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे बढ़ेगी और भाजपा ने जो कहा है वो करके भी दिखाएगी। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं तो आपके पास चुनने का अधिकार क्या है, इसे एक बार देखिए कि किसने
क्या कहा था और वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। नड्डा ने दावा किया कि भाजपा ने जो कहा उसे पूरा किया। उन्होंने किसानों की चर्चा करते हुए कहा कि अभी पिछले दिनों किसानों के कई नेता बन गए और उन्होंने अपने को नेता कहलवाया, इससे किसानों की हालात खराब होती रही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जो काम किसान के लिए नरेंद्र मोदी ने किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा हम गन्ना की और वो जिन्ना की बात करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को ठगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में सिर्फ यूपी को ठगने का काम किया है और तब यूपी में माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में सिर्फ यूपी को ठगने का काम किया था और तब यूपी में माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गन्ना की बात करती है और अखिलेश सिर्फ जिन्ना की बात करते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने भारत मध्य एशिया समिट को किया संबोधित, अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली आयोजित किए गए भारत मध्य एशिया समिट को संबोधित किया है। इस समिट में एशियाई मूल के कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंताओं पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी को चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से भी हम चिंतित हैं और इस संदर्भ में हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और मध्य एशिया देशों के कूटनीतिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोगियों ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमैनुअल मैक्रों ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी बोले कि भारत फ्रांस संबंध होंगे और ज्यादा मजबूत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आभार जताया और कहा कि वो फ्रांस के साथ भारत के सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने को उत्सुक हैं और एक खुले व शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से काम करने को तत्पर हैं। मैक्रो ने 26 जनवरी को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए हिंदी में ट्वीट किया है कि हमारी हिंद प्रशांत महत्वाकांक्षा और साझा परियोजनाएं जारी हैं और जारी रहेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दक्षिण चीन सागर में दबाव बढ़ाने में लगा अमेरिका। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बाइडेन का आक्रामक रुख बरकरार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन की तनातनी को देखते हुए अमेरिका सरकार अब चीन की नौसैनिक क्षमताओं को देखते हुए वहां पर अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ एशियाई नेताओं को डर था कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद अमेरिका चीन के खिलाफ अपने सख्त रवैये को छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन के रुख से कई अमेरिकी सहयोगियों की एशिया में पैठ बढ़ गई है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से टाटा के हवाले होगा एयर इंडिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप का 69 साल का इंतजार अंततः गुरुवार को समाप्त हो गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने औपचारिक हैंड ओवर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद चंद्रशेखरन वापस एयर इंडिया हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां हैंडओवर की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई। टाटा समूह ने हैंडओवर के बाद आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सरकार से एयर इंडिया की खरीद की प्रक्रिया पूरी हो गई है। टाटा समूह ने आज से मैनेजमेंट और कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन ने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी कंपनी एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों का टाटा समूह में स्वागत किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान
टाटा सन्स के चेयरमैन ने एयर इंडिया के हैंडओवर को और आगे बढ़ाने के ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री से बातें की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर बोले कि भारत और फ्रांस संबंधों को अलग स्तर पर ले जाने का है ये उपयुक्त समय। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच आज द फ्रेंच प्रेसिडेंसी EU इंडिया पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक विषय पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन येवेस ले ड्रियन ने बताया कि फ्रांस के यूरोपीय संघ की अध्यक्षता में 22 फरवरी को यूरोपीय संघ और इंडो पैसिफिक के बीच संबंधों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शुक्रवार को उत्तराखंड में होंगे अमित शाह, रुद्रप्रयाग में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचेंगे और आगामी 14 फरवरी को होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह रुद्रप्रयाग में जनता से डोर टू डोर संपर्क करेंगे। वो सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और यहां वो रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। गृह मंत्री 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।